हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रवि गुप्ता और यहाँ हम बात कर रहे हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की मैंने यहाँ पर डेफिनेशन लिखी हुई है, लेकिन डेफिनेशन से पहले हम इसके कॉन्सेप्ट को देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंटीजर्स क्या होते हैं, उसके बाद हम देखते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं एक नंबर लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। ये एक रियल नंबर लाइन होती है। यहाँ पर इसमें सेंटर पॉइंट 0 होता है। इस तरफ अगर हम जाते हैं तो पॉजिटिव इन्फिनिटी मिलता है, इस तरफ अगर हम जाते हैं तो हमें नेगेटिव इन्फिनिटी मिलता है। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स मार्क कर देता हूँ, 1, 2 एंड 3। इस तरफ भी अगर मैं पॉइंट मार्क करूं तो -1, -2 एंड -3। तो ये सारे जो कंप्लीट नंबर होते हैं विदाउट डेसिमल, ये हमारे पास इंटीजर का सेट होता है। तो 0 से लेके पॉजिटिव और 0 से लेके नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जितने भी कंप्लीट नंबर का सेट होगा दैट इज इंटीजर्स। ओके, यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट चीज जो है कि यदि हम यहाँ पर लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं, 0 से अगर हम राइट की तरफ मूव करेंगे तो हमारा नंबर बढ़ता है 1, 2, 3 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। लेकिन हम 0 से लेफ्ट की तरफ अगर जाएंगे, इस तरफ अगर मूव करेंगे तो -1, -2, -3 ये नंबर हमारा डिक्रीज हो रहा है कंटिन्यूअसली। अब हम बात करते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये वाला पार्ट जो हमारा होता है ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। जनरली हम लोग क्या पढ़ते हैं कि हमारे पास जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर x लिखा हुआ ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। ये एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, लेकिन केवल यही ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन नहीं होता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मतलब कोई भी फंक्शन, fx लिख देता हूं इसको, कोई भी फंक्शन अगर स्क्वायर ब्रैकेट के बीच में लिखा हुआ है दैट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। एग्जांपल के लिए यदि हम यहाँ पर लिखते हैं, इस ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं sin x, तो ये भी हमारा एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होगा। अगर हम लिखते हैं यहाँ पर e⁻x, तो ये भी हमारे पास एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होगा। तो स्क्वायर ब्रैकेट के बीच में अगर कोई फंक्शन लिखा हुआ है दैट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की रिप्रेजेंटेशन के बाद हम देखते हैं कि इसका आउटपुट क्या आने वाला है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेता हूँ जिससे आपको बेटर क्लैरिटी आएगी। तो यहाँ पर मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, सपोज हमारे पास है 2.7 हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर रखा है। हम देखते हैं कि आउटपुट क्या आने वाला है। ऊपर मैंने एक डेफिनेशन लिखी हुई है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेस देन और इक्वल टू द नंबर और एक्स। ओके, तो यहाँ पर ये देखेंगे हम कि इस नंबर के बराबर इंटीजर या इससे छोटा इंटीजर कौन सा है, उसमें ग्रेटेस्ट निकालना है हमको। तो सबसे पहले इससे छोटा वाला इंटीजर कौन सा होगा, 2.77 तो कोई इंटीजर होता नहीं, तो इसके इक्वल तो कोई इंटीजर आएगा नहीं। तो इससे छोटा इंटीजर कौन सा आएगा, 2, उससे छोटा आएगा 1, उससे छोटा आएगा 0, उससे छोटा आएगा -1। तो यहाँ पर इन इंटीजर्स के अंदर सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू कौन सी है, दैट इज 2। तो इसका आउटपुट हमारे पास आएगा 2। ओके, तो यही लिखा है मैंने कि ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू दिस नंबर। ओके, तो लेस देन और इक्वल टू दिस नंबर, और वो भी इंटीजर होना चाहिए। तो इससे ये तो इंटीजर है नहीं, तो इससे छोटा इंटीजर हमारे पास कौन सा था जो कि ग्रेटेस्ट था, वो 2 था। दूसरा एग्जांपल हम ले लेते हैं, सपोज हमारे पास 1.7 है। ओके, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इस नंबर के बराबर या इससे छोटा इंटीजर, तो इस नंबर के बराबर 1.7 तो कोई इंटीजर होता नहीं, तो इससे छोटा नंबर कौन सा होगा हमारे पास, 1, इससे छोटा इंटीजर 0, इससे छोटा इंटीजर -1, इससे छोटा इंटीजर -2। तो इनमें सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू कौन सी है, दैट इज 1। तो यहाँ पर इसका आउटपुट आएगा 1। वन मोर एग्जांपल, अगर हम ले लेते हैं -e हमारे पास यूलर कांस्टेंट होता है। तो e की वैल्यू जो हमारे पास होती है लगभग होती है 2.71। ओके, तो यहाँ पर इसके बराबर इंटीजर, तो 2.71 तो कोई इंटीजर होता नहीं, तो इससे छोटा इंटीजर कौन सा होगा, -3 इससे छोटा होता है। मैंने आपको इसीलिए इंटीजर्स में ये पढ़ाया है कि अगर हम यहाँ पर लेफ्ट की तरफ बढ़ते हैं तो नंबर छोटा होता जाता है। तो इससे छोटा इंटीजर -3, इससे छोटा इंटीजर -4, इससे छोटा इंटीजर -5। इसमें सबसे ग्रेटेस्ट कौन सा है, इसमें सबसे ग्रेटेस्ट जो है वो -3 है। तो हमारे पास जो आउटपुट आएगा वो -3 आएगा। इसके अलावा हम एग्जांपल और देख लेते हैं कि सपोज हमारे पास है 5। तो 5 या तो नंबर या इससे छोटा कौन सा इंटीजर होगा, नंबर 5 ऑलरेडी इंटीजर है तो इसके बराबर या तो 5 है, इससे छोटा 4 है, इससे छोटा 3 है, 2 है। ओके, तो यहाँ पर ग्रेटेस्ट वैल्यू कौन सी, 5। तो इंटीजर 5 ऑलरेडी था तो इसका आउटपुट हमें 5 मिला। तो इंटीजर्स पे हमारी वैल्यू एग्जैक्टली वही मिलेगी, और यदि फ्रैक्शनल पार्ट में हमारे पास है या डेसिमल में हमारे पास अवेलेबल है तो उसके लिए हम देखेंगे कि उससे छोटे वाले कितने इंटीजर्स है और उसमें सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा है। जनरली स्टूडेंट क्या गलती करता है, मैं आपको ये बता देता हूँ कि कहाँ गलती होती है। गलती ये होती है कि 2.71 में क्या करता है वो, कि इसको पता है कि इसका आउटपुट जो है 2 आने वाला है, क्योंकि इससे छोटा इंटीजर है, इसमें सबसे बड़ा कौन सा होगा, 2 होगा। लेकिन वो जब नेगेटिव साइन लगता है, -5.6 है, तो इसमें भी वो आउटपुट में इसको 5 लिख देता है, -5 लिख देता है आउटपुट में। लेकिन ये गलत है। ओके, क्यों गलत है, क्योंकि इसकी डेफिनेशन जो है वो है कि लेस देन और इक्वल टू एक्स, वो इंटीजर निकालना में। तो यहाँ पर क्या होगा हमारे पास, -5.6 के अंदर होगा इससे छोटा वाला इंटीजर, और -5.6 से छोटा इंटीजर कौन सा होता है, -6 होता है।
उसके अलावा कौन सा होता है, -7 होता है, तो इसमें सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू -6 की आएगी। तो आपको आउटपुट के लिए एक चीज याद रखना है, अगर नंबर इंटीजर है, सपोज नंबर इंटीजर है, सपोज 3 है, तो आउटपुट में सेम वैल्यू आएगी। यदि इंटीजर पॉजिटिव और डेसिमल है 1.5 है, तो इसके आगे जो छोटा नंबर कौन सा इंटीजर होगा, 1 हो जाएगा। और यदि आपके पास आउटपुट में या अंदर जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर -3.5 है, तो इससे छोटा इंटीजर आपका कौन सा बनेगा, दैट इज -4, ये आपका आउटपुट होगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखें। तो यहाँ पर आपको आउटपुट को लेकर क्लैरिटी आ गई होगी कि आपके आउटपुट हमेशा इंटीजर्स आने वाले, पहली बात। दूसरी चीज है कि जो नंबर एग्जैक्टली लिखा हुआ या तो वही आएगा अगर वो इंटीजर है, या फिर उससे छोटा, जस्ट छोटा वाला इंटीजर आपके पास आउटपुट में आने वाला है। अब हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के ग्राफ को देखते हैं। तो यहाँ पर मैं कोई भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ले लेता हूँ, सपोज y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x। इसकी जगह आप कोई दूसरा फंक्शन भी ले सकते हैं, उसका ग्राफ डिफरेंट होगा, लेकिन ये इजी है और हमें कॉन्सेप्ट को समझना है सिर्फ, और ग्राफ को देखना है, इसलिए हमने यहाँ पर इजी वाला एक फंक्शन ले लिया है। ओके, तो यहाँ पर मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, एक्सिस को मार्क कर देता हूँ 0 x और यहाँ पर y है। अब हम यहाँ पर इसकी इक्वेशन बनाते हैं, क्योंकि ग्राफ को प्लॉट करने के लिए इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी। तो हम देखते हैं कि डिफरेंट इंटरवल्स में क्या बिहेवियर रहता है फंक्शन का। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, इंटरवल लेने वाले हैं 0 से 1 में क्या बिहेवियर रहने वाला है। 0 को इंक्लूड कर रहे हैं और 1 को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, क्योंकि तो यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का आउटपुट क्या आने वाला है हमारे पास, वो देखते हैं। हमारे पास आउटपुट जो आएगा वो 0 आएगा। अब 0 से 1 के बीच में कोई भी वैल्यू ले लेंगे 1 को छोड़ के, 1 पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का आउटपुट 1 आएगा, क्योंकि इंटीजर्स पे इंटीजर आता है। ओके, तो 0 को इंक्लूड करेंगे तो 0 पे आउटपुट 0 आएगा, और 0 से 1 के बीच में कोई भी वैल्यू लेंगे, सपोज मैं यहाँ पर एग्जांपल के लिए ले लेता हूँ 0.6, तो आउटपुट क्या आएगा, इससे छोटा वाला इंटीजर वो क्या है, 0 है, तो आउटपुट 0 आएगा। तो इस इंटरवल के बीच में हमेशा आउटपुट आपका 0 आएगा। सेकेंड इंटरवल हम ट्राई करते हैं। सेकेंड इंटरवल हमारा लेते हैं 1 से लेके, अगर हम यहाँ पर 2 तक ले लेते हैं, 2 पे हम स्मॉल ले रहे हैं। ओके, तो हमारा आउटपुट जो आने वाला है दैट इज 1। इसके बाद हम ले लेते हैं और एक और इंटरवल ले लेते हैं हम, 2 से लेके आगे ले लेते हैं 3, तो हमारा आउटपुट क्या निकल के आएगा, y इज इक्वल टू 2 हमारा आउटपुट आएगा, ये वाला हो। इसके अलावा हम नेगेटिव वैल्यूज भी ले लेते हैं कुछ। तो यहाँ यदि हम ले लेते हैं x, यहाँ पर ले लेते हैं -1 से लेके अगर 0 तक अगर हम लेते हैं, तो हमारा आउटपुट जो आने वाला है वो नेगेटिव आने वाला है। कैसे आने वाला है, आप कोई भी एक वैल्यू ले लीजिए, सपोज हमने ले लिया ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -0.5, तो इससे छोटा वाला इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन सा होगा हमारे पास, दैट इज -1, तो इसका आउटपुट -1 आएगा। तो हर एक वैल्यू के लिए इस इंटरवल में हमारा आउटपुट जो है नेगेटिव आने वाला है। इसके अलावा एक और वैल्यू हम ले लेते हैं, सपोज यहाँ पर लेते हैं -2 को इंक्लूड कर रहे हैं हम और -1 को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, तो इसमें हमारा आउटपुट जो आने वाला है दैट इज -2। तो ये हमारे पास कुछ इक्वेशंस आ गई है डिफरेंट इंटरवल्स के लिए। इसको हम ग्राफ पर प्लॉट कर लेते हैं, हमारा ग्राफ बन जाएगा। तो यहाँ पर मैं इंटरवल मार्क कर देता हूँ सबसे पहले। यहाँ पर सपोज मैंने ले लिया 1, यहाँ पर मैंने ले लिया 2, यहाँ पर मैंने ले लिया 3। ओके, और इसके बाद इस तरफ मैं ले लेता हूँ -1 एंड -2। यहाँ पर आपको एक बात ध्यान देनी चाहिए कि y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2 ये कांस्टेंट फंक्शन है। ओके, और ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी एक फिक्स लेवल पे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं 0 से 1 की बात करता हूँ। 0 से 1 के अंदर हमारे पास क्या फंक्शन आने वाला है, 0, मतलब y की वैल्यू 0 रहेगी। y की वैल्यू कहाँ 0 रहेगी हमारे पास, 0 को आपने इंक्लूड किया तो 0 को आप यहाँ पर डॉट मार्क लगाएंगे, सॉलिड सर्कल बनेगा, और यहाँ से लेके आपका जो यहाँ तक आएगा वो 0 वैल्यू आएगी, और यहाँ पे 1 पे आपका होलो सर्कल बनेगा, क्योंकि आपने इसको ओपन इंटरवल लिया है। यहाँ पर आपका ये वाला छोटा इंटरवल है, इसलिए यहाँ पर आपका होलो सर्कल बनेगा। इसके बाद देखते हैं 1 जैसे ही हमारे पास आया तो हमारा आउटपुट क्या बन गया, यहाँ पर देखेंगे आप सेकंड वाली इक्वेशन पे 1 जैसे आया तो हमारा आउटपुट 1 पहुंच गया है। यहाँ पर मैं मार्क कर लेता हूँ सबसे पहले पॉइंट 1, 2 एंड 3। ओके, यहाँ पर 1 आउटपुट पहुंच गया, 1, और 1 पे आपका क्लोज ब्रैकेट बना हुआ है, यहाँ पर आपका क्लोज ब्रैकेट है, यहाँ पर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर आपका सॉलिड सर्कल बनेगा। ओके, और ये लाइन है कांस्टेंट लाइन है, कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेके 2 तक है। x की वैल्यू 1 से 2 तक के लिए आपकी कांस्टेंट लाइन 1 रहेगी, यहाँ पर 1 रहेगी, लेकिन 2 पे यहाँ पर आपका क्योंकि स्मॉल ब्रैकेट था तो यहाँ पर आपका होलो सर्कल बन जाएगा। ओके, इसके बाद आगे चलेंगे हम 2 के ऊपर। एग्जैक्ट जैसे ही 2 हमारे पास आया ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर, तो हमारे पास आउटपुट क्या निकल के आएगा, आउटपुट हमारा 2 निकल के आएगा। तो इस पे वैल्यू डिफाइंड है, तो यहाँ पर हमारे पास सॉलिड सर्कल बनेगा, और इसके बाद आगे बढ़ जाएगा। इसी तरह से आपका ग्राफ कंटिन्यू रहेगा। इसके अगर आप आगे जाएंगे तो आपका यहाँ पे सॉलिड सर्कल एक और बनेगा, और यहाँ पर फिर आगे आपका ये बनेगा। इस तरह से हमारा एक स्टेप फंक्शन हो गया। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को स्टेप फंक्शन भी बोलते हैं, क्योंकि ये एक सीढ़ी टाइप दिखता है हमें। अगर हम नेगेटिव साइड चले तो यहाँ पर मैं मार्क कर देता हूँ पॉइंट -1, -2, -3। ओके, ये वाले पॉइंट हमने मार्क कर दिए। अब सबसे पहले देखते हैं कि 0 से -1 में क्या आउटपुट था हमारे पास। तो यहाँ पर हमारा आउटपुट जो आने वाला है दैट इज -1 आने वाला, मतलब -1 आने वाला, मतलब ये वाली लाइन रहेगी, क्योंकि यहाँ पर 0 पे ऑलरेडी ये हमारे पास था पहले से यहाँ फंक्शन, 0 पे हमारे पास यहाँ रहेगा। ओके,
क्योंकि यहाँ पर सॉलिड सर्कल है, जीरो पे आउटपुट जीरो रहेगा, न कि -1 रहेगा। तो इस पे आपका जो है स्मॉल ब्रैकेट आप देखिए कहाँ पे लगा हुआ है, स्मॉल ब्रैकेट आपका लगा हुआ है जीरो पे, तो जीरो पे आपका होलो सर्कल आएगा और सॉलिड सर्कल -1 पे आएगा, तो ये वाला सेक्शन बनेगा। इसी को आप कंटिन्यू कर सकते हैं बिना सोचे, यहाँ से लेके आप इसको यहाँ तक ले जाएं, आप इक्वेशन से भी देख सकते हैं, ओके। और यहाँ से लेके फिर आप यहाँ पे अगेन इसको ये वाला बना सकते हैं और इसके आगे कंटिन्यू जा सकते हैं। तो इस तरह से आपका स्टेप फंक्शन या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ तैयार होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या आपको आउटपुट में इसके बीच में कोई वैल्यू मिली, नहीं मिली। इसके बीच में आपको कोई वैल्यू मिली, नहीं मिली। आपको कांस्टेंट वैल्यू मिल रही है, या तो 2 मिल रहा है यहाँ पर आपको, या तो आपको ये वाला वैल्यू 2 मिल रहा है, यहाँ पर 1 मिल रहा है, यहाँ पर आपको -1 मिल रहा है, -2 मिल रहा है। इसके बीच में कोई वैल्यू आउटपुट में नहीं मिल रही y की वैल्यू, तो इसलिए हमें आउटपुट्स में इंटीजर्स मिलेंगे, इसके अलावा डेसिमल या फ्रैक्शनल पार्ट्स नहीं मिलेंगे, ओके। तो यहाँ पर इसके डोमेन और रेंज को हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्या होने वाला है। तो डोमेन की बात करते हैं। डोमेन का मतलब होता है कि ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x फॉर विच फंक्शन डिफाइंड, ओके। तो यहाँ पर इस ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर अगर आपका कोई भी फंक्शन आएगा तो वो x अगर मान लेता हूँ, यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर x है। वैसे तो अंदर फंक्शन जो रहेगा उस पर डिपेंड करता है आपका डोमेन क्या होने वाला, लेकिन इस बॉक्स की बात कर रहा हूँ कि ये बॉक्स आपका क्या क्या वैल्यू पॉसिबल ले सकता है। तो ये आपका ले सकता है नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी। आप कुछ भी रख दे इसके अंदर, उसको कोई दिक्कत नहीं। आप -5000 रख दे, -1 लाख रख दें, तो आपको आउटपुट देगा वो, ओके। तो -इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी, कोई भी डेसिमल फ्रैक्शन या कोई भी वैल्यू आप इसके अंदर रख सकते हैं x की, कोई प्रॉब्लम नहीं है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर। अब हम बात करते हैं इसके रेंज की। रेंज में आपको पता ही है, रेंज में आपका आउटपुट इससे क्या निकल के आने वाला है, इसका केवल इंटीजर्स निकल कर आने वाला है। अब यहाँ पर मैं कुछ एग्जांपल ले लेता हूँ जिससे आपको बेटर क्लैरिटी आएगी। तो सपोज हमसे पूछा गया है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू 1/3, तो x की क्या वैल्यू के लिए पॉसिबल आउटपुट 1/3 निकलेगा। तो हमें इस इक्वेशन को सोल्व करना है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको देखना है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का आउटपुट क्या होता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का आउटपुट हमेशा इंटीजर होता है। तो यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो हमारे पास दिया हुआ है, क्या ये कभी 1/3 मीन्स कितना होता है, 0.666 समथिंग, ओके। तो 0.666 निकाल पाएगा नहीं। तो इसका कोई भी x की ऐसी वैल्यू नहीं होगी जिसके लिए आपका आउटपुट 1/3 आ जाए, क्योंकि इसका आउटपुट हमेशा इंटीजर आता है, फ्रैक्शनल पार्ट या डेसिमल पार्ट नहीं आता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे नो सॉल्यूशन। तो एक जनरल क्लैरिटी देने के लिए आपको एग्जांपल लिया था मैंने। अब यहाँ पर हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज f(x) इज इक्वल टू, हमें दिया है 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और बोला है कि इसका डोमेन निकालिए। अब क्या डोमेन निकल कर आने वाला है, तो हम इसका डोमेन डिस्कस करते हैं कि क्या आने वाला है, ओके। तो ये हमारे पास डोमेन जो निकालना है वो f(x) का निकालना है, न कि इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का निकालना है। कंप्लीट f(x) मतलब 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x का हमें डोमेन निकालना है। तो डोमेन का मतलब होता है कि ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x जिसके लिए फंक्शन डिफाइन होना चाहिए। तो फंक्शन तो सबके लिए डिफाइन होता है, केवल डिनोमिनेटर हमारा 0 नहीं होना चाहिए। तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ये हमारा 0 नहीं होना चाहिए, इसके अलावा कुछ भी होगा तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके अलावा हम x की कोई भी वैल्यू रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हम ये देखना है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमारा 0 कहाँ पे हो रहा है। तो x की वैल्यू जब आप जब 0 से लेके 1 के बीच में रखते हैं, ओके, 0 इंक्लूड करके, तब आपका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x है वो 0 बनता है। और जब ये 0 बनेगा तो ये फंक्शन हमारा डिफाइन नहीं होगा, ओके। तो हमारा जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का जो डोमेन होता है दैट इज नेगेटिव इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। कोई भी वैल्यू आप रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसमें आप ये वाली वैल्यू नहीं रख सकते हैं। तो इसका जो f(x) का जो डोमेन निकल कर आएगा दैट इज r, मतलब ऑल रियल नंबर रहेगा, किसको छोड़कर, 0 से 1 को छोड़कर, इसलिए हमने माइनस साइन लगा दिया। इसको छोड़ के कोई भी रियल नंबर आप रख सकते हैं, हमारा फंक्शन डिफाइन होगा। अब इसकी छोटी मोटी 2-3 प्रॉपर्टीज होती हैं, तो वो हम देख लेते हैं, बहुत ही क्विकली हम इसको देखेंगे। वैसे इन प्रॉपर्टीज में कुछ होता नहीं है, आपने अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के कॉन्सेप्ट को समझ लिया है तो यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ओके। तो यहाँ पर इन प्रॉपर्टीज को मैं डायरेक्टली एग्जाम्पल से एक्सप्लेन कर देता हूँ बजाय इसको प्रूफ करने के। तो यहाँ पर कोई भी एक फंक्शन ले लेते हैं हम। सपोज हमने ले लिया यहाँ पर 1.5, ओके, ये एक नंबर ले लिया। तो ये क्या बोल रहा है कि ये 1.5 जो आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, इसका आउटपुट क्या निकल कर आने वाला है, इसका आउटपुट निकल कर आने वाला 1। तो ये 1 जो होगा ये छोटा होगा या बराबर होगा। बराबर किस केस में हो सकता है, जब ये इंटीजर हो जाए। ये वाला प्रॉपर्टी मैं डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पर। ये इसकी जगह मैंने x की जगह 1.5 रख दिया है, तो इसका आउटपुट हमें निकल के आ रहा है 1। 1 छोटा होगा या बराबर होगा किसका, x मतलब ये अंदर वाली वैल्यू के 1.5 से, तो इससे छोटा है, हमें दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। और लेस देन इक्वल्स टू, इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में अगर 1 जोड़ देते हैं आप तो वो बड़ा होगा। तो देख लेते बड़ा होता है कि नहीं होता है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का आउटपुट 1.5 था, उसमें 1 जोड़ दे यानी 2.5। तो ये वैल्यू तो इससे बड़ी है और ये वैल्यू इससे छोटी है, और यही ये प्रॉपर्टी बोल रही है। तो कोई खास नहीं है। यहाँ पर आपने x को, एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को बाहर लिखा और x को लिखा, इसको अगर आप
उल्टा कर देते हैं और इसको घेर के ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को बीच में ले आएंगे तो आपका ये वाला बन जाएगा। दोनों सेम चीज है, कोई डिफरेंस नहीं है। ओके, एक और चीज जो यहाँ पर प्रॉपर्टी बता रखी है वो ये वाली है। तो यहाँ पर भी हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज हमने ले लिया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 5.6 ले लिया है। ओके, तो 5.6 का इसका ये कहना है कि इस नंबर को ग्रेटेस्ट इंटीजर से घटाएं, इसका आउटपुट जो आएगा वो आएगा 5। तो 5.6 को 5 से अगर हम घटाएंगे, -5 करेंगे, तो आउटपुट क्या निकल कर आएगा 0.6। तो ये आउटपुट जो निकल के आएगा ये वाला 0 से 1 के बीच में ही रहेगा। स्वाभाविक सी बात है, एक उससे छोटा इंटीजर लिया और उस नंबर को उस छोटे इंटीजर से घटाएं तो या तो वो 0 आएगा, क्योंकि दोनों या तो नंबर बराबर हो सकते हैं, या फिर वो फ्रैक्शनल पार्ट ही बाहर निकलेगा। तो ये वाला एक्चुअल में फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का ही कॉन्सेप्ट है, जिसको हम अगले लेक्चर में देखने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर ये बता दूं कि अगर आप किसी नंबर को उसी के ग्रेटेस्ट इंटीजर से घटाएंगे तो उसका नंबर 0 और 1 के बीच में आने वाला है, या 0 के बराबर आने वाला है। सपोज एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम यहाँ पर। सपोज हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 5 है, इसका आउटपुट क्या था हमारे पास 5। तो इस 5 को इसमें से घटाएंगे तो आउटपुट क्या निकल कर आने वाला, 5 - 5 0। ओके, एक और एग्जांपल आप देख लीजिए, नेगेटिव वाला, कोई प्रॉब्लम नहीं। 2.6 है सपोज माइनस का, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का आउटपुट क्या आता है हमारे पास, -3 आता है। -3 आता है, इससे छोटा वाला इंटीजर जो है -3 है, तो -3 आएगा। अब इस नंबर को आप घटाएंगे, सपोज नंबर हमारे पास है -2.6 को आपने घटाया किससे, इसके आउटपुट यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से घटाया, तो -3 है, तो ये +3 हो जाएगा, +3 - 2.6, तो आपका आउटपुट जाने वाला 0.4। तो ये आपका आउटपुट है। तो ये भी 0 से 1 के बीच में है, तो यही ये वाली प्रॉपर्टी आपकी बोल रही है। ओके, तो इसमें कोई ज्यादा दिमाग लगाने वाली बात नहीं है। आपको अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का कॉन्सेप्ट आता है तो आपको प्रॉपर्टी नहीं आता तो भी चल जाएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान से देखिए कि यदि आपका कोई नंबर इस फॉर्म में दिया हुआ है जहां पर m इंटीजर है और x कोई भी नंबर है, तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। सपोज आपने यहाँ पर लिखा है कोई नंबर 2.6 है और उसमें आपने कोई इंटीजर जोड़ा, m इंटीजर है, तो m इंटीजर आपने 3 जोड़ा है, तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। 2.6 को आप अलग कर सकते हैं और इंटीजर को आप बाहर ले सकते हैं। स्वाभाविक सी बात है, आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो 2.6 का आउटपुट क्या आने वाला है, 2.6 का आउटपुट 2 आने वाला है और 3 हमारे पास था, 5 हो जाएगा टोटल। और यहाँ पर अगर आप आउटपुट देखेंगे तो आपका क्या बनने वाला है 5.6, और 5.6 का भी इंटीजर जो आएगा 5 आएगा, तो दोनों बराबर ही है। तो इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। और लास्ट प्रॉपर्टी में आपके सामने जो डिस्कस करने वाला हूँ दैट इज ये है कि अगर किसी नंबर को उसी के नेगेटिव के ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के साथ जोड़ देंगे तो आउटपुट क्या आने वाला है। तो हम करके देख लेते हैं, हमें पता चल जाएगा। दो ही चीज हो सकती है, या तो x इंटीजर है या फिर डेसिमल पार्ट है। ओके, तो सबसे पहले हम ले लेते हैं कि x इंटीजर है। x हमारे पास क्या है, इंटीजर लिख देता हूँ। और दूसरा है x नॉट इंटीजर, इंटीजर नहीं, इंटीजर मतलब वो पार्ट नहीं है। तो हम देख लेते हैं दोनों के आउटपुट क्या है। यहाँ पे एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं और वहां पर हम आउटपुट लिख देंगे। सपोज हमारे पास इंटीजर ले लिया हमने 5 है और इसी को जोड़ा हमने इसके नेगेटिव पार्ट से, तो क्या आउटपुट आएगा हम देख लेते हैं। 5 का हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या बनेगा 5, और -5 का हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या बनने वाला है -5 निकल के आ जाएगा। ओके, तो हमारे पास जो आउटपुट आएगा वो 0 हो जाएगा। तो अगर ये इंटीजर हुआ तो हमारा आउटपुट 0 रहेगा। और यदि देखते हैं इंटीजर नहीं है तो क्या आउटपुट बनता है, तो इंटीजर नहीं है सपोज, तो मान लेते हैं 1.2 और इसी का नेगेटिव के साथ जोड़ते हैं -1.2, तो आउटपुट क्या आता है वो चेक कर लेते हैं हम लोग। तो 1.2 का आउटपुट आएगा 1 प्लस -1.2 का आउटपुट आएगा -2। ये ध्यान रखें आप, -1 नहीं आएगा, -2 आएगा, उससे छोटा इंटीजर आता है। तो आउटपुट में आप क्या आ रहा है -1 आ रहा है। तो आउटपुट आपका जो निकल के आएगा, अगर x इंटीजर नहीं है तो आपका आउटपुट -1 आएगा, और यदि x इंटीजर है तो आपका आउटपुट 0 आएगा। तो ये थी हमारी लास्ट प्रॉपर्टी। वैसे आप अगर बुक्स में देखेंगे तो आपको ढेरों प्रॉपर्टीज मिल जाएगी, लेकिन सारी प्रॉपर्टीज काम की नहीं होती है। और दूसरी चीज ये भी है कि यही प्रॉपर्टी को आप 10 तरीके से लिख देंगे तो कोई प्रॉपर्टी चेंज नहीं हो जाएगी। तो उम्मीद है ये लेक्चर आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को समझने में सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। अगर आपको कोई डाउट, क्वेरी या किसी कॉन्सेप्ट पर क्लैरिटी की जरूरत हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर लिख सकते हैं। एंड प्लीज डू सब्सक्राइब टू गेट नोटिफिकेशन फॉर अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।